ये जो वर्ड है ना तिकड़म, ये हम सब पे एप्लीकेबल है क्योंकि हम सब इतनी कट थ्रोट जिंदगियां जो जी रहे हैं। चुड़ैल क्या होती है? चुड़ैल बहुत डेंजरस चीज होती है। यू सी इट यू रन। मेरे जीवन में तो फॉर श्योर रिजेक्शन ही रिजेक्शन हुए हैं। शुरुआत में नौकरी लग गई बर्तन मांजने की इंडियन रेस्टोरेंट में, तो मांझे बर्तन दबा के इतने अच्छे बर्तन मांझता था, मेरे से अच्छा मांझ नहीं सकता था। और फिर वेटरिंग करी, उसी रेस्टोरेंट में तरक्की हो गई, प्रमोशन कर दिया कि मेरा। कुछ दोस्त बने जो टैक्सी चलाते थे पार्ट टाइम। रंदीपुड़ा भी उन्हीं में से? हाँ, तो वो उन्होंने मेरे बाद लिया था लाइसेंस, और बड़ी अच्छी टैक्सी चलाते थे। आपके पिताजी का भी जूतों का ही काम जी। तो जूते वूते मिलते थे? क्योंकि इस पिक्चर में जूता जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत मुश्किल से मिलते थे भाई। स्कूल के जूते फट जाते थे तो पिताजी का पहला तो हमेशा होता था नो। आपके कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस हैं पिताजी से अपने? हम लोग अपने माता पिता को जनरेशन गैप की दुहाइयाँ देते थे। अब हम भी जो है वो जो नई जनरेशन है उसके बारे में बातें करते हैं कि अच्छा ये लोग, हम लोग कैसे थे, ये लोग कैसे हैं। 2004 में मुंबई आया था। 2004 के एंड में पहली फिल्म मिल गई थी, तनुजा चंद्रा की। यार मैं वेट कर रहा था ऐसा कुछ आने का एक्चुअली। तो आपने जैसे मेरे बाकी कामों को इंटेंस बोला है, वो मुझे भी समझ में आने लग गया था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से फिर दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई, और फिर सुखताल। सुखताल तिकड़म। खुरफाताल सुखताल। तिकड़म तो अमित सियाल ने खूब की जीवन में। आपने जिस तरीके से इंट्रो किया है तो मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा सब क्या किया मैंने। नहीं, पता तो है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे ये जानना जो है। वर्ड है ना तिकड़म, ये हम सब पे एप्लीकेबल है क्योंकि हम सब इतनी कट थ्रोट जिंदगियां जो जी रहे हैं और सब प्रोफेशनल लोग हैं, तो हर जगह तिकड़म लगाना पड़ता है ना। अपने प्रोफेशन में भी लगाना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी लगाना पड़ता है, माँ बाप के साथ भी लगाना पड़ता है, बीवी के साथ भी लगाना पड़ता है, बच्चों के साथ लगाना पड़ता है। तो बहुत तिकड़म किए हैं यार, और मुझे लगता है करने ही पड़ते हैं अगर कहीं पहुंचना है तो। बिल्कुल। और साम दाम दंड भेद, राइट। सब ट्राई करके जैसे भी आपको जहाँ पहुंचना है वो पहुंचना ही पड़ेगा। तो आई थिंक हर स्टेप पे तिकड़ में लगी हैं। स्कूल में लगी हैं, चाहे वो होमवर्क ना करना हो, चाहे वो होमवर्क किसी से कॉपी करना हो, चाहे मेरी मदर जो है वो स्कूल में लाइब्रेरियन थी मेरे, उन तक खबर ना पहुंचे कोई, उसकी भी तिकड़म है। कानपुर से दिल्ली जाना तिकड़म। वो तो खैर माँ बाप ने ही मुझे बोला था कि जाओ तुम, निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम सही राह पे नहीं जा रहे हो, कानपुर में कहीं और जा रहे हो तुम। और ऑस्ट्रेलिया जाने की तिकड़म लगाई थी, रोना धोना करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके माँ बाप। और सोचा एक्टिंग ही करूँगा अब। तो भाई मुंबई जैसे डिफ़िकल्ट शहर में एक तो वाइब्रेंसी ऐसी मुंबई की कि अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो ना, तो आप वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ये दुनिया जो भागा दौड़ी कर रही है, लोग कहीं जा रहे हैं, तू क्यों नहीं कहीं जा रहा। राइट। तिकड़ में लगती रहती है भाई, अभी तो और तिकड़ में लगेंगी। बिल्कुल। मुझे लगता है जब तक जिंदगी रहेगी तिकड़म यही लगता रहेगा। और तिकड़म शब्द यूज इसलिए किया कि इनकी एक फिल्म आई है जियो सिनेमा पे, तिकड़म। मैंने एक फेलो जर्नलिस्ट से उस फिल्म की बड़ी तारीफ सुनी जी, और मैं मजबूर हो गया उस पिक्चर को देखने के लिए। मैंने तुरंत उसके स्क्रीनर का जुगाड़ किया और मैंने वो पिक्चर देखी। बहुत ही प्यारी पिक्चर है। मतलब आज के ज़माने में जहाँ पर इतने छल कपट ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि ऐसा कंटेंट भी बहुत एग्रेसिव भी बनता है, इसके टाइम में एक ऐसी पिक्चर जो बहुत धीरे धीरे चलती है, अपनी ताल पे चलती है, अपनी पेस पे चल रही है। हाँ। बाप की कहानी जो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाता है और बच्चे बाप के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। जी। तो थोड़ा सा पहले तो इसी की बात करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी का भी जूतों का ही काम? जी। तो जूते वूते मिलते थे? क्योंकि इस पिक्चर में जूता जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत मुश्किल से मिलते थे भाई। स्कूल के जूते फट जाते थे तो पिताजी का पहला तो हमेशा होता था नो, कि फटे हैं सिलवा ले, नया क्यों लेना है तुझे। जबकि जूते की दुकान थी। जबकि जूते की दुकान थी। वो लॉजिक मुझे तब समझ में नहीं आता था, बाद में समझ में आया कि वो ही वाज ट्राइंग टू टीच अस कि द वैल्यू ऑफ मनी और रिसोर्सेज। तो जूते तो भाई कभी नहीं मिलते थे। आई थिंक वो मेरे लाइफ के नो मिनिस्टर थे। वो एक बहुत पहले एक बड़ा फेमस शो आया करता था, यस मिनिस्टर करके। राइट। तो मेरे डैड जो थे नो मिनिस्टर थे। वो सबसे पहले उनसे कुछ भी मांगो तो पहले नो ही निकलता था उनसे, और कर भी देते थे बाद में, बट था उनका नो के साथ ज़्यादा प्रेम था।
आपके कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस हैं पिताजी से अपने अभी हाँ, तक आई भी? थिंक विचारधारा में है। हाँ वही विचारधारा की बात कर रहा विचारधारा हूं। में है, और बहुत जनरेशनल चीज है। अभी अभी मैं अपने आप को ही पाता हूँ कि वो एक, हम लोग अपने माता पिता को जनरेशन गैप की दुहाइयाँ देते थे, और अब हम भी जो है वो जो नई जनरेशन है उसको उसके बारे में बातें करते हैं कि अच्छा ये लोग, हम लोग कैसे थे, ये लोग कैसे हैं। आई थिंक वो जनरेशन गैप का की वजह से था। प्लस हमारे पापा लोग जो है ना, वो मतलब एक्सटीरियर जो है ना हमेशा टफ रहता था उनका, कि मैं बाप हूँ, बाप की तरह बिहेव करना चाहिए, और इमोशंस नहीं दिखा सकते हैं। हाँ ये पहले के पापाओं में ये चीज है, अंदर से वो सब कुछ महसूस करेंगे लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, जैसे कि हार्ड रहेंगे, नारियल। बहुत बहुत लेटली मेरे पापा भी और मैं भी उनको अब बोलने लगे हैं कि पापा आई लव यू। बचपन मुझे कभी याद नहीं है कि उन्होंने भी मुझे आई लव यू बोला या मैंने भी उनको आई लव यू बोला। मम्मी के साथ तो चलते ही रहता था। और है कुछ हम उस जनरेशन का ना, आई थिंक थोड़ा जनरेशन का भी है, और एक थोड़ा एक बिकॉज you're द हेड ऑफ द फैमिली, द मेल ऑफ द फैमिली, द प्रोवाइडर, तो वो उसका भी कुछ ना वो है इफेक्ट या बर्डन कह लीजिए। अच्छा, आपके जो रोल रहे अब तक के ज्यादातर बड़े इंटेंस रहे, महारानी हो या फिर मिर्जापुर में भी ले लीजिए, या फिर लिटिल, ये जो है ये मुझे लगा कि अब तक का सबसे सॉफ्ट किरदार आपका। बिल्कुल। कैसे डिसीजन लिया कि मैं इस कैरेक्टर में फिट हो जाऊं? यार मैं वेट कर रहा था ऐसा कुछ आने का एक्चुअली। तो आपने जैसे मेरे बाकी कामों को इंटेंस बोला है, वो मुझे भी समझ में आने लग गया था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। एक ही तरह का हो रहा है। हाँ, एक ही तरह का हो रहा है। और क्या यार, मैं मतलब एक्टर हूँ, मल्टी फैसेटेड इंसान हूँ। हंसता भी हूँ, हंसाता भी हूँ, रोता हूँ, रुलाता हूँ। जो भी कोई नॉर्मलसी होती है एक ह्यूमन बीइंग में, वो सब है मेरे अंदर। तो मैं एक ही चीज़ पे क्यों मतलब मुझे अटके रहना चाहिए कि मैं मतलब हार्ड हिटिंग, स्ट्रॉन्ग, षड्यंत्रकारी टाइप के रोल करता रहूं। अब वो क्या है, वो मिल ही वही रहते हैं, क्योंकि वो जब एक इमेज बन जाती है तो मुझे लगता है यहाँ वही सब होता है। तो क्या है, वो देखने वाले की और या काम देने वाले की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने आपको ऐसे देखा हुआ, उसको लगता है आप ये बेस्ट यही कर रहे हो, यही चल रहा है, तो इसी में ही फिट करते हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था तोड़ना वो, अपने लिए भी, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी, प्लस ऑडियंसेस को दिखाने के लिए भी कि भाई यही नहीं, मैं बाकी चीज़ें भी कर सकता हूँ। तो एकदम बिल्कुल सही टाइम पे आई ये स्क्रिप्ट मेरे पास, और मैं बिजी भी था बहुत उन दिनों। तो मैंने पिच डेक देखा, बड़ा जैसी पिक्चर देखी है ना आपने, उसी सरलता जैसा एक पिच डेक था, जिसमें कार्टून बने हुए थे बाप के, बच्चों के, दादा दादी के, बहुत ही चाइल्ड लाइक फॉन्ट में एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि हर कैरेक्टर क्या है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि ऐसे पिच डेक्स आते नहीं हैं यूजुअली, बहुत टेक्निकल होते हैं वो ना, मूड बोर्ड, ये बोर्ड, फलाना बोर्ड। तो यार ये एकदम से अपील कर गया मुझे। प्लस मैंने फिर वो कहानी पढ़ी, और विवेक जो है राजमा चावल पहले लिख चुके थे फिल्म। तो मैंने कहा यार ये तो आदमी लिखता बहुत अच्छा है। और फिर वो आई गई हो गई बात, मैं बिजी हो गया, और बट मेरे सबकॉन्शियस में ठहर गया वो जो पिच डेक था ना। और मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इनके पास शायद है वो, आप जो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हाँ करा होगा मैंने। और वापस जब आया तो मैं अपनी मैनेजर के साथ बैठा हुआ, तो मैंने कहा यार वो कहाँ गया, तिकड़म करके एक आई थी पिच डेक, वो कहाँ है। तो फिर वो भी भूल गई थी, मैं भी भूल गया था। तो हम लोगों ने फिर से कांटेक्ट किया, तो लकीली इन्होंने किसी को लिया नहीं था, फिल्म स्टार्ट नहीं हुई थी, एंड दे वर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट। तो इन्होंने भी बोला कि अरे हम, अच्छा हुआ ये टाइम मिल गया हमको। तो मैंने कहा भाई ये डेट्स हैं, और लेट्स जंप राइट इनटू इट, आई एम मोर देन विलिंग टू डू दिस फिल्म। और मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें जो है ना, वो लाइफ ऑल्टरिंग भी होती हैं, और करियर चेंज भी अच्छा करती हैं। बिल्कुल। और अभी जिस तरीके के रिव्यूज़ मिल रहे हैं जगह जगह से, दोस्तों के फिल्म इंडस्ट्री में, और बाकी भी ऑडियंसेस के, नॉर्मल ऑडियंसेस के, बहुत हार्ट वार्मिंग है यार। और 2-3 तो टीम के फ़ोन पे मैसेजेस आए हैं कि रोते हुए उनके दोस्तों के, पॉज करके कि यार ये क्या बना दिया तुमने, बिकॉज इट्स सच अ रिलेटेबल फिल्म यार। और सबकी फैमिली है, सबके बच्चे हैं, और जिनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, बट उनका उनका फॉन्डनेस ऑफ मेमोरीज तो है ही उनके पास। तो आई थिंक सबसे सब एक पूरा एक इतने टाइम के बाद ऐसी फैमिली फिल्म आई जिससे
हर कोई फैमिली मेंबर रिलेट कर सकता है। मैं वही बता रहा था कि इस फिल्म में आप इस इंटरव्यू को देखने के तुरंत बाद जियो सिनेमा पे ये पिक्चर देखिएगा और फिर थैंक यू बोलेंगे हमको। जी। तो इसमें जो बच्चे पिकनिक पे जाना चाहते हैं, उनको पापा से पैसे चाहिए, तो मुझे याद आया देखते हुए कि यार बचपन में हमको जाना होता था, सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी स्कूल के तो हर कि छुट्टियों में जाते थे, पैसे तो नहीं मिलेंगे। मतलब मिडिल क्लास में ये होता था कि अरे यार पिकनिक पे जा रहे हैं, अच्छा कितने 800 रुपए, नहीं यार ये तो तू एक काम कर, तू ये ले ले, तू वो ले ले। हाँ, तो और अकेले क्यों जाना, हमारे साथ चलो। हाँ, अकेले क्यों जाना, और क्लास में आप जो है आपकी बेइज्जती हो रही है कि भाई तू पिकनिक पे नहीं जा रहा। तो ये बड़ी सारी ऐसी रिलेटेबल चीजें हैं जो आप महसूस करेंगे। अपने फादर से आपका रिलेशन, अपनी मदर से आपका रिलेशन, मतलब बड़ी सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करती है। अच्छा, एक आपने ये बात बोली कि बड़ी ब्यूटीफुल चीज है, जैसे इसमें फिल्म में भी बहुत ही सटल तरीके से दिखाया फादर सन रिलेशनशिप। उसमें क्या है ना, टकराव रहती है सब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली भी ना जो बेटे हैं वो माओ की तरफ ज्यादा रहते हैं, ना बेटियां जो है वो बाप की तरफ ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से, सटल तरीके से दिखाया है। और क्या मुझे लगता है कि ये बाप बेटे का जो टकरार है ना, ये वो वाली बात है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती। अब ये बताइए कि चुड़ैल क्या होती है? चुड़ैल बहुत डेंजरस चीज होती है, यू सी इट यू रन। इस पिक्चर में एक सीन है और आपने इम्प्रोवाइज किया था उस सीन को? वो इम्प्रोवाइज किया, तो क्या है वो इन द प्रोसेस ऑफ थिंग्स, प्लस हम लोग इतनी ब्यूटीफुल जगह पे रह रहे थे कि सच में बता रहा हूँ भाई, इतना ऑक्सीजन लेवल हाई था ना वहाँ का कि दिमाग अच्छे से चल रहा था। कहाँ शूट हुई है? ये शूट हुई खुरपा ताल में, ओके। 10-20 मिनट पहले है नैनीताल से। ओके। बहुत छोटा सा विलेज, क्वेंट लिटिल विलेज। तो ऐसे ही जब क्या है ना कि अब आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो तो आपका भी दिमाग सारा टाइम चल रहा था। प्लस हम लोग पहली बार बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसा काम किया जिसमें हम एक जगह गए और 30-35 दिन सब साथ में ही रहे वहाँ पे। तो बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट बन गया ये। तो मेरे पास भी 50 सजेशंस थे, बाकी लोग भी सजेशन दे देते थे, क्रू मेंबर भी कोई सजेशन दे देता था कि ऐसे करें वैसे करें। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये फिल्म। तो उसी के चलते कुछ चुड़ैल का था वो डायलॉग, और तो वो जो मेरी बॉस बनी है वो मुझसे पूछती कि चुड़ैल का क्या मतलब है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने ही वाला होता हूँ तो वो खुद ही बोल देती कि अच्छा नेवर माइंड। ये था। ओके। तो मैंने डायरेक्टर को बोला, विवेक को मैंने बोला यार इसको ना मुझे इलैबोरेट करने दे, चुड़ैल क्या होता, बिकॉज और टूटी फूटी इंग्लिश में करता हूँ मैं, बिकॉज उस तरीके का कैरेक्टर है। तो वो अपने आप ही हो गया यार, वो मतलब वो एक टेक में हुआ है वो जो मैंने बोला सारा वो, और उसी टाइम बोला बिना सोचे समझे। तो बिना सोचे समझे जो बोला ना, इट एक्चुअली वर्कड बिकॉज आई एम एक्चुअली मेकिंग इट अप इन माय हेड व्हाइल सेइंग इट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से निकल आया। अच्छा, इस फिल्म में तो प्रकाश को नौकरी से पता चलता है, उसको निकाल दिया जाता है, बट तब भी वो मालकिन के साथ बहुत अच्छे बिहेवियर में रहता है। मतलब इज वेरी, मैं चाय दे के आऊंगा अगर और कोई चाय नहीं दे रहा है। तो असल में अमित सियाल कैसे हैं? अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो उसी तरह से लेते हैं या फिर? यार आई थिंक मेरे जीवन में तो फॉर श्योर रिजेक्शन ही रिजेक्शन हुए हैं शुरुआत में, और हर पड़ाव पे हुए हैं। आई थिंक OTT से पहले तो बहुत सारे रिजेक्शंस सहन करें। तो एक तो होता है कि आदत ही पड़ जाती है इन सब चीज़ों की, प्लस आपको फिर समझ में भी आने लग जाता है कि दिस इज़ अबाउट बिजनेस, नथिंग इज़ पर्सनल। आप रिजेक्ट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप खराब एक्टर हो, आप अभी जो है इस मोमेंट में जिस चीज़ के लिए आपने ऑडिशन दिया है या मीटिंग करी है उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे हो। सो देन यू स्टार्ट टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और दुनिया बहुत, जिंदगी कहने को छोटी भी है और कहने को बहुत लंबी भी है। तो घूम फिर के क्या, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री लगती बड़ी है, तो घूम फिर के हम सबको एक साथ काम ही करना है एक दूसरे के साथ। तो दिल में बात रखने का कोई मतलब नहीं है, मन मुटाव करने का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं होगा तो कल कुछ और हो जाएगा। तो आई थिंक ये उस जगह पे काम करते करते, लोगों से मिलते मिलते अपने आप ही आपको समझ में आ जाता है कि rejections always will be a part of your life. So don't take it to your heart. अच्छा, आपको लगता है कि कई बार ड्यू जो होता है अपना बहुत लेट मिलता है, जैसे आपके साथ भी हुआ, जब OTT आया तब आपको ब्रेक्स मिलने शुरू हुए, अब जाकर आपको एक ऐसा रोल मिला जो कहीं ना कहीं इमेज ब्रेकर
जो कि बहुत जरूरी है किसी भी एक्टर के लिए, बहुत जरूरी क्योंकि टीवी में तो क्या होता है, अगर आप फेमस हो गए, आपका एक कैरेक्टर फेमस हो गया, आप जीवन भर के लिए जो है तुलसी ही बन जाएंगे या फिर मिहिर ही बन जाएंगे, उसको तोड़ना तो और ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? 2004 में मुंबई आया था, 2004 के एंड में पहली फिल्म मिल गई थी, तनुजा चंद्रा की। उसके बाद लगा कि अब तो आई हैव अराइव्ड, और कुछ ऐसी गाइडेंस भी थी ना मैं किसी की ज़्यादा सुनता था, थोड़ा स्टबर्न हूँ उस मामले में, और जो अपने को सही लगता है वही करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम रिजेक्ट करने लग गया कि नहीं, लीड ही करूँगा बस। तो ऑब्वियसली उसका रिपरकशन तो होना ही था, वो, और प्लस इतनी अकल नहीं थी और किस्मत ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया कि पिक्चर को रिलीज होते होते मैंने सोचा 1-1.5 साल में हो जाएगी, वो 4 साल के बाद हुई। तो अब तब तक तो मैं आई हैड रब्ड अ फ्यू पीपल द रॉन्ग वे, मना करने में, थोड़ा सिर पे चढ़ गया कि पहली पिक्चर में हीरो बन गया, पता नहीं क्या ये लोग स्ट्रगल करते रहते सालों साल, इस टाइप का बिहेवियर हो गया। लेकिन मुंबई जो है ना, अपनी फिल्म इंडस्ट्री, वो बहुत जल्दी आपको सिखा देती है, कि बेटा धरातल पे आ जाओ, तो फिर आगे धरातल पे फिर से थिएटर वेटर शुरू किया। ऐसा कभी डिस्पेयर होता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी, लेकिन ये भी मन करता था कि छोड़ दूं, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता था, पकड़ लेता था वापस, सर्वाइवल के लिए। हाँ, तो सर्वाइवल के लिए भी और आर्टिस्टिकली भी। जैसे कि जब डिस्पेयर हुआ तो लव सेक्स धोखा मिल गई, तो मज़ा आ गया कि चलो अब हो गया काम अपना, फिर उसके बाद भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद कुछ फंस गए, ओबामा मिल गई, फिर छोटे छोटे काम मिलते रहे जो रोकते रहे, और अच्छे लोगों के साथ काम मिले। और तो क्या है कि उससे ना एक गाड़ी चलती रही आगे, धीरे धीरे खिसकती रही, और कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे, या कह लीजिए अपने ऊपर विश्वास आ जाता है कि भाई काम तो कर लेते हो तुम, टाइम की बात है, उस मोमेंट की बात है जब जैकपॉट लगेगा ऊपर से, फटेगी छत और बरसेगा सोना, तो उसके इंतज़ार में फिर आप लगे रहते हो, और इतना टाइम निकलने के बाद फिर आप और करोगे भी क्या? आपने अपने सारे रिसोर्सेज, सारा दिल दिमाग सब इधर ही डाल दिया है, इस काम में आप अच्छे भी हो, तो अब तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार, पता है वो डेस्टिनी का क्या चक्कर होता है कि तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था तुमको, ठीक है ना, और तुम यहाँ तक पहुँच गए हो और छोड़ दिया तुमने उसको, इतना ही तो बाकी था बस आगे जाना, तो वो तुमको कभी नहीं पता चला कितना आगे जाना है। तो बेस्ट थिंग इज कि चलते रहो ना यार, आज नहीं होगा कल नहीं होगा, कभी तो होगा, और जब नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर तब तक तो जिंदगी तो काट ही ली अच्छे से, कम से कम वो तो कर रहे हो जो करना चाहते हो। आपको एक्टिंग के कीड़े ने काटा कब था? कानपुर में? स्कूल में काट लिया था। एक्चुअली मेरी मदर जो है वो हमेशा उन्होंने पुश किया कि एकेडमिक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी चीज़ें भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो वो उनका थोड़ा ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलप करो, और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में भी करो, और एलोक्यूशन, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स। तो पहला प्ले मैंने किया था आई थिंक 7th या 8th क्लास में। बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया उसको करने में, और एक्चुअली कुछ आप चीज़ करते हो तो ऐसा लगता है ना कि वो क्लिक कर जाता है आपके अंदर कि ये मैं सही कर सकता हूँ। प्लस वो मिस्टर बच्चन का फैन भी था, और मिस्टर बच्चन ही बच्चन थे उन दिनों में, तो सब दीवार, तो मैंने कहा यार, मतलब मैं तो जिनकी पिक्चरें देखता हूँ तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं भी एक्टिंग कर सकूँ, मैं भी उनकी तरह बन सकूँ, हाँ, मैं भी मतलब फिल्मों में जा सकूँ। सपने थे, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसे बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ और फिल्में कर रहा हूँ और टीवी पे दिख रहा हूँ लोग। तो अच्छा बहुत लगा वो। शुरुआत हुई थोड़ी उससे, थोड़ी करप्ट उस दिमाग से कि मतलब फेम मिलेगा, तालियां पड़ेंगी, है ना, लड़कियां देखेंगी, ध्यान देंगी मेरी तरफ भी। तो वो बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेप्थ में जाती गई ना बात में, करता रहा हर साल करता रहा, तो फिर आने लग गया मज़ा, इंटरेस्ट आने लग गया क्राफ्ट में। तो वहीं से ही हो गया था। वो बीच में 7-8 साल थोड़ा वो MBA करने के चक्कर में, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, उस चक्कर में छूट गया था, और आप देख लो वापस घुमा के वहीं ले आया। तो वहाँ आप क्या छोटे मोटे काम कहाँ पे किया करते थे? आपकी बायोग्राफी में कहीं मैं पढ़ रहा था कि बहुत छोटे छोटे काम आपने किए। यार वो कोई भी करता है वो, और वो क्या क्या किया? और वो काम ऐसे कोई मजबूरी में नहीं किए जा रहे थे, मजे आ रहे थे उसके अंदर भी। तो एक इंडियन पहले दिन गया तो
नौकरी लग गई बर्तन मांजने की इंडियन रेस्टोरेंट में, तो मांझे बर्तन दबा के, इतने अच्छे बर्तन मांजता था, मेरे से अच्छा मांज नहीं सकता था। और फिर वेटरिंग करी उसी रेस्टोरेंट में, तरक्की हो गई, प्रमोशन कर दिया कि मेरा डिश वॉशर से वेटर में। फिर लगा कि यार थोड़े और पैसे चाहिए, तो कुछ महीने मैंने 2 जॉब साथ में करी, तो वेटिंग भी करता था, फिर वहाँ से शिफ्ट ख़त्म करता था, 12 से 7 7-Eleven में काम करता था, फिर घर जाता था, 9:30 बजे क्लास होती थी यूनिवर्सिटी में, वो पढ़ने जाता था। तो 5-6 महीना जब ये करता रहा तो मैंने कहा यार ये तो मतलब बर्नआउट हो जाएगा मामला, इतना ये ऐसे नहीं कर सकता। तो फिर कुछ दोस्त बने जो टैक्सी चलाते थे पार्ट टाइम। रणदीप हुड्डा भी उन्हीं में से थे? हाँ, तो वो उन्होंने मेरे बाद लिया था लाइसेंस, और बड़ी अच्छी टैक्सी चलाते थे वो, बहुत नोट कमाते थे तो और हम लोग का एक हेल्दी कंपटीशन भी चलता रहता था आपस में ना, कि कौन ज़्यादा पैसे कमाएगा आज। तो वो फिर पता चला कि यार ये तो फ्राइडे सैटरडे टैक्सी चला रहा है, जितना मैं कमा रहा हूँ ये तो मतलब मेरे से 3 गुना ज़्यादा कमा रहा है 2 ही दिन में, तो मैं कहा तो चलो ये ले लेते हैं। फिर उसका लाइसेंस लिया, साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। तो इट वाज ऑल इन गुड जेस्ट एंड गुड फन, जो एक 21 साल की उम्र में गया था यार, 21 से 25 25.5 तक था वहाँ पे, तो वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, या अडल्ट यंग अडल्ट। उस वक्त नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हम नहीं, चाहते क्या हैं। और सब कर रहे थे, ऐसा थोड़ी ना कि मैं ही कर रहा था, और वहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है कि किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को डाउनग्रेड करना या उसको नीचे बुरी नज़र से देखना। तो इट वाज ऑल इन गुड फन, तो सब कर रहे थे तो मैंने भी किया। देन यू केम बैक टू दिल्ली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कुछ अवधी खाने की दुकान खोली थी मैं गया एक्चुअली कानपुर वापस आने का। मुझे लगा कि वो जो एक डिस्कनेक्ट था पिताजी के साथ, उसको थोड़ा कनेक्शन बिठाते हैं उसका। तो उनके साथ कुछ काम वाम किया हम लोग, उन्होंने कुछ साथ में काम शुरू किया FMCG वगैरह का, फिर वो 1 आध साल में कानपुर में ही रहा। उसमें बड़े मज़े आते थे यार। 800 मारुति 800 होती थी, पीछे सामान रखते थे सीट पे, मैं और मेरे बड़े कज़न भाई, वो थोड़े मेरे गाइड थे, मेंटोर थे। तो हम दोनों भाई जो हैं पूरा कानपुर शहर, कानपुर देहात घूमते थे, अपने प्रोडक्ट्स लाइन अप करते थे, बेचते थे, कलेक्शन करते थे पैसे का। शाम को दोनों भाई थक हार के मजदूरी करके एक ठंडी बियर, और फिर जाके घर में खाना वाना, फिर सोना। ये बड़े मज़े आ रहे थे उसमें। लेकिन जो चीज़ कसोट रही थी मुझे बहुत सालों से, वो यही थी कि जब भी कुछ शो देखता था या प्रोग्राम देखता था या फिल्म देखता था कि यार ये मैं कर सकता हूँ, और ये मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो एज लक वुड हैव इट, वो कानपुर में मन लगा नहीं, मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में अपने मौसा जी के साथ उनकी कंपनी में काम शुरू किया। अब वो करते करते आई थिंक एक आध साल हुआ था या 1.5 साल, मुझे मेरे पुराना दोस्त मिल गया एक थिएटर के टाइम का, बैरी के टाइम का। तो बैठे उसके साथ, बड़े मज़े आए यार। वो अभी भी थिएटर कर रहा था, ही हैड टर्न इनटू अ प्रोड्यूसर, तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा था, कुछ बहुत बड़ा स्टेज इवेंट। तो मैंने कहा यार मैं ट्राई करूं क्या, मेरा ऑडिशन ले, मैं शाम को आ जाया करूंगा। बंगाली मार्केट में काम करता था, गार्गी में वो था रिहर्सल्स। तो उसने बोला या प्लीज़ कम। तो मैंने ऑडिशन किया, मेरा हो गया उसके अंदर। तो मैं ऑफिस में काम करूँ 7 बजे तक, फिर वहाँ पे रिहर्सल करूँ, तो एकदम से लाइफ में रौनक आ गई। प्लस वो जो चीज़ एक मिसिंग थी ना, वो वापस से मिल गई मुझे, एक्टिंग। और फिर तो ऐसा चस्का लगा वापस कि मैं फिर एक दिन गया अपने मौसा जी का, मैंने कहा ये सब नहीं हो पाएगा। जो अवधी खाने की दुकान उन्हीं के साथ खोली थी? नहीं, वो अकेले खोली थी। अच्छा, पार्टनर नहीं था कोई? वो उनके यहाँ जॉब छोड़ने के बाद खोली थी, ताकि कम से कम और कुछ नहीं तो खाने को तो मिल जाएगा एक टाइम का। और वो जैसे ही खोला 4-5 महीने में रणदीप का फ़ोन आ गया कि मैं लॉन्च होने वाला हूँ डी में। राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, प्रोड्यूस वो कर रहे थे, डायरेक्टर विश्राम सावंत थे, और आजा यहाँ पे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग रोल्स हैं, ऑडिशन कर, और देखते हैं फिर कुछ होता है कि नहीं होता है। फिर हुआ ही नहीं कुछ उसमें, मतलब वो फिल्म जिस टाइम पे फ्लोर पे जानी थी वो गई नहीं। तब तक मैं वापस आ गया। बट एक बार मुंबई चख लो ना भाई, तो फिर मतलब कहीं नहीं रह सकते, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो चाहिए थी लाइफ वो थी मुंबई में। फिर मैंने अपने वो पार्टनर को बोला टेक अवे में कि भाई तू ही संभाल ले, अगर ये चलेगा तो कुछ थोड़े बहुत पैसे ईमानदारी से भेज देना, अपना जीवन यापन हो जाएगा मुंबई में। बट वो भी बंद ही हो गया वो। और
और ऐसे आ गए मुंबई भाई, तब से लगा हुआ हूँ। पहली फिल्म कैसे मिली थी तनुजा चंद्रा? पहली रणदीप को ऑफर हुई थी वो, उसने रेकमेंड किया मुझे, और मैं उन दिनों पृथ्वी के लिए कुछ तैयारी कर रहा था। शरद जोशी की कहानी थी भगवान और मुर्गा, तो मैंने अब तैयार करी थी परफॉर्म करने के लिए। तो तनुजा जी ने बोला कि मैंने सुना तूने कुछ अपना कुछ तैयार कर रखा है। मैंने कहा बोला लेकिन आप इंग्लिश फिल्म बना रहे हो तो हिंदी में है। तो उन्होंने बोला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू आके वही करना मेरे सामने। तो वो किया मैंने। जब तक मैं वापस रिक्शा में बैठ के वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, उनका फ़ोन आ गया कि यू आर वेरी गुड। और जब मैं कर रहा था तो बहुत हंसी वो, तो लग तो गया था कि कुछ अच्छा कर दिया है मैंने, कि यू आर वेरी गुड, और थोड़ा तेरा वेट पे थोड़ा ना कम करते हैं थोड़ा स्क्रीन के लिए ना। तो मैंने रणदीप को फ़ोन किया, मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है वेट कम करो? कह रहा इडियट हो गया तेरा तो। मैंने कहा क्या बात है यार। तो वो इतना क्विक और आसान था ना कि वो मेरे से झेला ही नहीं गया आई थिंक। और आई थिंक अगर वो 3-4 साल और बीच में वो जो वॉइड आया, अगर वो नहीं आया होता ना, तो मैं आज से हल्का ही एक्टर होता। उसने मुझे और चीज़ें सिखाई लाइफ के बारे में। राइट। ओटीटी पे कैसे एंट्री हुई? आपने कैसे सोचा कि चल अब ओटीटी करता हूँ? आपका दिमाग तो ये था कि भाई पिक्चरें ही करनी है, उस वक्त ओटीटी उतना बड़ा था भी नहीं, पहला था ना यार ये तो इनसाइड एज, हाँ, तो मिर्जापुर, ये सब शुरुआत मेरे थे। पास कुछ काम ही नहीं था, काम ही नहीं आ रहा था। ये आया और इतना इंटरेस्टिंग लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा, मैं कहा ये कौन सा टीवी चालू हो गया यार कि ऐसी चीजें बनने लग गई हैं। फिर मुझे समझाया गया कि भाई ये वेब सीरीज है, ये ऑनलाइन आएगा। मैं कहा ले यार कौन देखेगा ऑनलाइन। बट मरता क्या ना करता, पैसे मिल रहे थे, बढ़िया काम मिल रहा था। और गुरमीत को मैं पहले से जानता था, वो उसमें एसोसिएट थे करण अंशुमन के, तो जान पहचान भी ठीक ठाक थी। और करण भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा कर लेते हैं इसको। प्लस उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दिया यार। तो मैं जो देवेंद्र मिश्रा था ना, वही एग्जैक्टली मैं था उन दिनों, फ्रस्ट्रेटेड। और मतलब ग्लास सीलिंग है, ऊपर दिख रहा है, सब पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ तोड़े जा रहे हैं अपना। तो मैंने सब उड़ेल दिया अपना उसके अंदर, एंड मज़ा भी बहुत आया, एंड इट वर्कड रियली वेल। तो फिर करण ने मुझे मिर्ज़ापुर ऑफ़र कर दिया, तो मैंने फिर मिर्ज़ापुर किया। फिर एक बार ये दोनों चीज़ें आ गई तो फिर अपने आप ही चालू हो गया रोलिंग। कब लगा आई हैव अराइव्ड? मुझे किस कैरेक्टर के बाद, या आज तक भी नहीं लगता? मुझे पहले फिल्म में लगा था, उससे सीख गया भाई ने। मुझे बिल्कुल ना लगाना है ये, ना लगना है कि आई हैव अराइव्ड, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती यार। बहुत सेंसिटिव जगह है फिल्म इंडस्ट्री ना। और रॉबर्ट डिनीरो का एक बार मैंने कुछ तो इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा था कि हाउ टू हैंडल सक्सेस, तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात बोली थी कि जितने सक्सेसफुल हो रहे हो उतने रिलैक्स हो जाओ, एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं, काम करते रहो बस अपना। तो वही करना है बस अब। अपना खुद का काम देखते हैं स्क्रीन पे? नहीं यार, अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें देखनी चालू करी हैं, बट बहुत कोफ्त होती है अपना काम देखने में। कमियां दिखती हैं? बहुत मुश्किल। कमियां क्या दिखती हैं यार, दिमाग जो है ना वो बड़ी अजीब सी चीज़ है। वो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कुछ देखता हूँ तो मैं एज एन ऑडियंस तो अब देख ही नहीं पाता हूँ उसको, स्पेशली जब अपना जिसमें मैंने काम किया हो। तो तुम अब अपने को देख रहे हो, अरे आँख ऐसे कैसे कर दी थी, नाक क्यों खुजाई, ठीक है ना, ये शर्ट कैसी लग रही थी, वो कैसी लग रही थी, जबकि ये सब बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए दिमाग के अंदर, यू नो। और उस चक्कर में इट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल कह लो, या कि इट्स अनफेयर कि तुम अपने को इतना देख रहे हो, फिर तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा है, अब आधा तो एपिसोड ही निकल गया तब तक, यू नो। तो तुम दूसरों का भी काम भी नहीं देख रहे हो, तो फिर देखो ही मत। इससे अच्छा है क्यों अपने आप को मुसीबत में डालना है यार, क्यों दिमाग को कष्ट देना है। तो बट कभी कभी ऐसा डबिंग वबिंग करने के लिए तो देखना ही पड़ता है, एडिटिंग में। राइट। और सबसे पहला काम मैंने पूरा टोटल बैठ के देखा। मैं सुभाष कपूर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया महारानी के टाइम पे, और बोला कि ऑफिस का दरवाज़ा बंद करा दूंगा अगर जानने की बात करी, चुपचाप बैठ के देख। तब देखा। मुझे ये भी डर लगता है कि अपना ही काम ना ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए, पता नहीं अपना ही काम चढ़ गया दिमाग में, यू नो। मैं अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ। तिकड़म मैंने जब देखी थी तो विवेक को मैंने बोला भाई कोई कुछ भी बोले, बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई तुमने यार, मतलब मुझे लग रहा था तुम अच्छी फिल्म बनाओगे, लेकिन ये तो अच्छी से भी बहुत अच्छी है ये फिल्म।
एंड हमने देखी थी जागरण फिल्म फेस्टिवल में, तो बड़े स्क्रीन पे देखी, तो और अच्छा मजा आ रहा था, बहुत बड़ी मजा। स्क्रीन पे देखने का मजा और वो एक साउंड वाउंड अलग के ही साथ होता ना है। बहुत मजा आ रहा। उसका साउंड क्वालिटी, अगर आप लोगों के पास घर में अच्छा साउंड सिस्टम है ना, उस पे जरूर देखिएगा, क्योंकि गाने और बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही सुंदर है। म्यूजिक भी बहुत प्यारा है, बहुत। मतलब जो थीम के हिसाब से जाता है, आप बिल्कुल रिलेट करते हो। सब गाने गानों कहानी को आगे बढ़ाते सब हैं, गानों के लिरिसिस्ट भी यही है, विवेक डायरेक्टर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं गाने, मतलब सबसे अच्छी बात ये है। बिल्कुल। नहीं तो कई बार क्या होता है, गाना आता है तो हम सोचते हैं फास्ट फॉरवर्ड कर दें, या फिर चल या कि बेमतलब में कहाँ से आ गया वॉशरूम ये। हो आते हैं, या बट इसमें एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, और गाने के लिरिक्स बहुत कमाल के, मोहित चौहान ने भी गाने गाए यार, बहुत अमेजिंग कहानी को आगे बढ़ाते हो। अच्छा, इसकी शूटिंग के दौरान कोई ऐसा सीन रहा जब आप खुद इमोशनल हो गए? क्योंकि ये फिल्म इमोशनल है, लोग कई, आपने तो देखी है फिल्म। मैंने तो देखी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा वो- सीन रहा जो वो आपको इमोशनल कर गया? वो जो सीन है सर, दो सीन है एक्चुअली। एक तो जब प्रकाश जो है घर छोड़ के फाइनली जा रहा है और अपने कपड़े पैक कर रहा है, और चीनी कपड़े उसके सूटकेस से निकाल के बेटी जो बनी है मेरी, वो वापस अलमारी में रख रही है, और वो लड़की ने तो यार मतलब मैजिक ही कर दिया। बहुत शानदार। वो रोने लग गई, वो रोने लग गई, मैं रोने लग गया। और जो पहला टेक था मास्टर, वो इतना ब्यूटीफुली कैप्चर हो गया वो। और थैंक गॉड इन्होंने कम से कम 2 कैमरे लगा रखे थे, तो मतलब 2 एंगल तो मिल ही गए। बट अब बाकी जगह से भी एंगल से भी शूट करना था, तो मैं तो यार, मैंने कहा ये तो इतना परफेक्ट हो गया है यार, अभी ये अब कट हो गया है, अब फिर ये सेटअप हो रहा है, वो इंटेंसिटी, वो चलो मैं तो चलो एक्टिंग करके कुछ तो नहीं रो पाया तो ग्लिसरीन ही लगा लूंगा, तो निकाल लूंगा उसको, ये कैसे करेगी? बट एवरी टाइम शी गेव मी द राइट क्यू, the rhythm for it, to go for it. It was unbelievable that day. It was magical. इतना रोना धोना हो गया कि क्रू भी रोने लग गया। और कुछ ब्रेक देना पड़ गया उनको 40-45 मिनट का, कि रिलैक्स करो यार जाके थोड़ा। मैजिकल दिन था वो। फिर एक जो ट्रेन में है, जब मेरा कैरेक्टर जो है वो जूते डिस्कवर करता है ट्रेन में बैठ के, बहुत ही पॉइनेंट, वो बहुत इमोशनल, बहुत पॉइनेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे वो। और भी बहुत मोमेंट्स अच्छे हैं, ये थोड़े उस तरीके के थे ना, इंटेंस फादर और बेटी का और बेटे का जो प्यार है, राइट, एपिटमी ऑफ देयर लव टाइप। और ये भी दिखाया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन फादर का रिलेशन अलग है, डॉटर का रिलेशन अलग है, जो कि नॉर्मली घरों में होता है। बेटे को जाना पिकनिक पे, बेटी को इस बात की चिंता है कि पापा जो हैं वो चले जाएं। तो नॉर्मल घरों में हमने देखा है कि लड़के ऐसे ही होते हैं और लड़कियां वैसी होती। आपकी फैमिली ने देखी, उनका कोई रिएक्शन? बहुत रोए यार, मेरी मम्मी तो एक्चुअली रोने में एक्सपर्ट हैं, तो फटाक से रो देती है। बट फैमिली ने देखते ही सबका यही मैसेज आया यार कि रुला दिया यार। मतलब जो भी बचपन है वो सब याद आ जाएगा आपको फिल्म देख। ये नो डाउट, मैं बता रहा हूँ, मुझे खुद बहुत, और अगर आप पेरेंट हैं तो आपको वो इतना रिलेटेबल है ना फिल्म का टॉपिक। और चलो इसमें तो जो है वो तो एविडेंटली थोड़ा माइग्रेशन के इशू को, क्लाइमेट चेंज के इशू को थोड़ा उजागर किया गया है। लेकिन कभी भी यार जैसे मेरी छोटी बेटी है अभी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 2 साल की हो जाएगी, तो मन ही नहीं लगता यार। मैं तो 4-5 दिन से घर से बाहर हूँ तो चित्त ही नहीं लग रहा है, समथिंग इज अमिस, वैसी फीलिंग के साथ घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। तो जो लोग यार चले जाते होंगे शहरों में काम करने, सिर्फ खाने के पैसे कमाने के लिए, कि बच्चों का स्कूल हो पाए, पीछे मरम्मत हो पाए, वो दीवार फूट गई है, पानी बह रहा है उसमें से, एक साल में जाके मिल पाते हैं एक बार, तो क्या उनके ऊपर क्या बीतती होगी। आई थिंक तो बहुत रिलेटेबल है टॉपिक। और मुझे लगता है कि बेटी अब थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसे समझ में जब सिनेमा आएगा, मुझे लगता है इस फिल्म के लिए वो आपको थैंक यू बोलेगी। मुझे अब मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लग गई है जब से बेटी आई है, कि ठीक है बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ये ऐसा ही करते रहो, बट ये कॉमन मैन स्टोरीज, थोड़ा रिलेशनशिप बेस्ड स्टोरीज, और ये सब करने का बड़ा मन है, कॉमेडी करने का बड़ा मन है, मतलब ऐसी फिल्मोग्राफी होनी चाहिए कि
बेटी जब बड़े होकर मेरी फिल्में देखी ना तो बोले मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो बड़ी होके देखेगी तो थैंक यू बोलेगी आपको इस फिल्म के लिए। और थैंक यू सो मच, Thank you, ऐसी फिल्म करने के लिए, ऐसी फिल्म बनाने के लिए, and पूरी टीम को। बस दुआ कीजिए ऐसी फिल्में मुझे मिलती रहे और मैं बनाता बिल्कुल, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये फिल्म वो काम करेगी। और प्लीज़ इस फिल्म को मतलब ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं आपको टच करेगी। और बहुत कम ऐसा होता है अमित कि हम ना फिल्म देखने के बाद इंटरव्यू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, पिक्चर आती नहीं है, या फिर नॉर्मली आप भी जैसे जिन जर्नलिस्ट के साथ बैठ के इंटरव्यू करते हो तो पिक्चर नहीं देखी होती है, तो हम उतना रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि मैंने देखी, और मैं तो कंट्री में नहीं था, मुझे बाहर कहीं पता चला, मैंने वहाँ देखी। क्या तो, बात है, तो बहुत शानदार है। और उसके बाद तो मेरा आपसे इंटरव्यू करने की इच्छा जो है और प्रबल हो हाँ गई। वो बेटर भी है ना कि मतलब आप बहुत तो आपके relate पास, करते हो। हाँ आपके पास बात फिल्म करने की की बातें चीज़ हैं होती है, करने। बिल्कुल। तो ज़रूर देखिएगा, और रिव्यू भी मेरा इस इंटरव्यू से पहले ही आ जाएगा, वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू brother. थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। सेम है मैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.